बच्चों, हम लोग आज एक्जुलरी वर्ब देखेंगे। मॉडल एक्जुलरी वर्ब आप देख चुके हैं। अब एक्जुलरी वर्ब जिसे दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं वो देखेंगे। कौन कौन एक्जुलरी वर्ब हैं और उनका वाक्य में किस तरह से यूसेज होता है, यूज होता है, प्रयोग होता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एक्जुलरी वर्ब। इसे दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? सबसे पहले जानेंगे डू। डू को तीन अलग अलग रूपों में वर्णन किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे पहला तो डू है, डाज भी है और पास्ट टेंस में डीड है। इसे भी तीन रूपों में व्यवहार किया जाता है। हैड, हैज और हैड। इस तरह से अब है टू बी। टू बी को किस किस तरह से यूज किया जाता है? सबसे पहले इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। पास्ट टेंस में वाज या वेर। अब एक एक कर सारे हेल्पिंग वर्ब, उनका हिंदी में मीनिंग और अंग्रेजी में सेंटेंस देखेंगे। किस तरह से इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे डू। डू यानी कुछ करना। इसका प्रयोग किसके साथ होता है? तो प्लूरल नंबर और प्रेजेंट टेंस। डू का प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में हम किस तरह से कर सकते हैं। क्या आप मोहन को जानते हैं? आप मोहन को जानते हैं। यू नो मोहन। क्या आप मोहन को जानते हैं? उस समय होगा डू यू नो मोहन। वो मोहन को जानता है उस समय ही नोज मोहन। उस समय डू का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्लूरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन जब किया जाता है तो आप डू का प्रयोग करेंगे पहले ही, और डोंट बीच में लिखा जाता है प्लूरल नंबर के साथ जब आप नेगेटिव में इसका यूज करेंगे। जैसे आप ये काम कर पाएंगे, आप ये काम नहीं कर पाएंगे, या वो यहां नहीं आता है। उस समय इसका चूंकि सिंगुलर नंबर हो गया, प्रयोग नहीं होगा। वे लोग यहां नहीं आते हैं, उस समय आप डू का प्रयोग करेंगे। दे डोंट कम हियर। डू का प्लूरल नंबर में यू, हालांकि सिंगुलर भी आप लोग दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इसको प्लूरल ही यूज किया जाता है। डू को, यू को। दे प्लूरल नंबर ही है। दे डोंट कम हियर, वे लोग यहां नहीं आते हैं। अब डाज। डाज ये सिंगुलर नंबर में होता है और ये
कार्य करता है। यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कार्य करता है उस समय डाज का प्रयोग होगा। जैसे वो सारा काम स्वयं करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। वो स्वयं अपना काम करता है। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान देने की बात है, वर्क यहाँ नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए डाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो या तो नेगेटिव बनाइए या इंटरोगेटिव बनाइए। जैसे डज ही नो यू। क्या वो आपको जानता है? ये इंटरोगेटिव में हुआ, क्वेश्चन बना। अब इसका नेगेटिव में भी प्रयोग होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में। जैसे ही डज नॉट टेल ए लाई। ही डज नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलता है। डू का ही एक और रूप है डज। अब देखेंगे डीड। कार्य किया, ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ डू। जैसे वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। डीड को हम शुरू में ऐड करके इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आपने उसे देखा? डिड यू सी हिम? डू का पास्ट फॉर्म डीड होता है, उस समय कार्य किया। जैसे ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा? इस तरह से बच्चों डू जो लेक्सिकल वर्ड है, इसे बदलकर तीन फॉर्म में, तीन रूपों में यूज होता है। डू, डाज और डीड। ये दोनों डू और डाज प्रेजेंट फॉर्म है, डीड उसका पास्ट फॉर्म है। डू का प्रयोग आई के साथ और सारे प्लूरल के साथ प्रेजेंट टेंस में आप करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट टेंस में डाज का प्रयोग करेंगे। और किसी भी वर्ब, किसी भी नाउन के साथ पास्ट टेंस में आप डीड का प्रयोग करेंगे, उस समय डू वर्ब का पास्ट टेंस डीड हो जाता है। अब बच्चों देखेंगे हैव को तीन रूपों में लिखा जाता है, हैव, हैज और हैड। बारी बारी से तीनों का यूज सेंटेंस में देखेंगे। हैव को है, इसे सरल रूप में है ही बोला जाता है। जैसे मुझे है, इसका प्रयोग कब करेंगे? प्रेजेंट टेंस में।
आई एंड सभी प्लूरल के साथ। हैव का प्रयोग आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, और अन्य जितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो टू पटना। टू गो इन्फिनिटिव है, नॉन फिनाइट तीन प्रकार के होते हैं, एक इन्फिनिटिव, एक पार्टिसिपल और एक जीरांड। उनमें से ये टू गो इन्फिनिटिव है। अगर हैव का प्रयोग इन्फिनिटिव छोड़ करके हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फिर इसके साथ टू गो इन्फिनिटिव छोड़कर दूसरा वर्ब लिखा जाए तो ये वर्ब 3 हो जाता है। जैसे आप उसे देख चुके हैं, यू हैव सीन हिम। अगर लिखा जाए यू हैव ए पेन, तो हैव यहां वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि यू हैव ए पेन, यू हैव ए पेन नाउन में आ गया, ऑब्जेक्ट दूसरा वर्ब है ही नहीं, इसलिए वहां हेल्पिंग वर्ब होने का सवाल नहीं आता है। तो आप हैव का प्रयोग को है यानी है के रूप में यूज करेंगे कब, आई के साथ और अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इसका सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। अब दूसरा फॉर्म है हैव का ही एक दूसरा फॉर्म है हैज। बच्चों हैज आया कहां से, तो हैव का जब प्रयोग होता है उसमें एस जोड़ा जाता है, तो उसमें हैव्स नॉ लिख करके हैज लिखा जाता है। ये आपको जानने के लिए कि ये ओरिजिन का क्या है, ओरिजिन है हैव, और इसे हैज के रूप में प्रयोग किया जाता है कब, ना हैव के साथ एस जोड़कर, जैसे आप प्रयोग करेंगे डू के साथ एस तो DOES डज होता है, उसी तरह से। तो हैव का प्रयोग आप कब करेंगे, जब आई और प्लूरल नंबर होंगे, लेकिन हैज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस में। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अब हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे राम पत्र लिख चुका है, राम हैज रिटेन ए लेटर। ये हम और एक तरह से समझ सकते हैं, हैज के साथ वर्ब जो है V3 होता है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली देखेंगे कि ये हैज का प्रयोग करके जब वर्ब 3 लिखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस समय इस सेंटेंस का जब हमने हैज के साथ प्रयोग किया, ये कौन सा टेंस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हैव का पहला फॉर्म हैव ही है, दूसरा हैज है और तीसरा फॉर्म हैड होता है। हैड का अर्थ होता है था, कब ना पास्ट फॉर्म भूतकाल रूप है ऑफ हैव। किसके साथ इसका यूज होगा, ऑल पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ
आप हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तो उसे देख चुका था, आई हैड सीन हिम। इस तरह से डू का 3 ट्रांसफॉर्म्ड रूप है और हैव का 3। अब हम देखेंगे टू बी के कौन कौन से रूप हैं और उनका क्या अर्थ है और किनके साथ, किस किस सब्जेक्ट के साथ इन एक्जुलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है। पहले देखेंगे इज। है तो बच्चों अब सवाल आएगा कि आप सवाल कर सकते हैं, हैव का भी अर्थ है, इज का भी अर्थ है, दोनों में अंतर क्या है। तो इज मतलब जब आदमी या कोई सब्जेक्ट स्वयं है, जैसे राम बीमार है, तो इसका यूज कब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे ही सी इट इज। इस तरह से राम स्वयं बीमार है तो उस समय आप लिखेंगे राम इज हिमसेल्फ इल। सरल शब्दों में हम कर सकते हैं राम इज इल। तो जब इज का मतलब होता है ये जो सब्जेक्ट है वो स्वयं कैसा है। अब हैव का अर्थ होता है आई हैव ए पेन, यानी मैं कलम नहीं हूं, मुझे एक कलम है। राम हैज ए पेन, राम को यानी राम के पास। तो हैव, हैज और हैड में इतना ही अंतर है कि राम है, राम इज, राम को है यानी राम के पास है, तो राम हैज ए पेन। अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है एम। एम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हूं। किसके साथ प्रयोग होता है, सिर्फ आई के साथ। कब होता है, प्रेजेंट टेंस में। इसमें अगर लिखा जाए आई एम ए स्टूडेंट तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम है लेकिन वो मैन वर्ब का रूप हो गया, क्योंकि दूसरा वर्ब है नहीं। इसीलिए एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ, उसका अर्थ होगा हूं। तब ये क्या होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूप हो जाएगा। जैसे I am writing a poem. मैं एक कविता लिख रहा हूं। एम शब्द का सही प्रयोग अगर किया जाए, एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ प्रिंसिपल वर्ब भी जोड़ेंगे तो आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, यानी ये बन गया प्रेजेंट सिंपल। राइट होता है राइटिंग में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद देखेंगे हैज हैव के साथ परफेक्ट, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसका 3 नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब है आर। आर मतलब है, ये प्लूरल नंबर में इसका यूज होता है, ऑल प्लूरल। लेकिन ध्यान देना है यू के साथ आर ही होता है, क्योंकि यू आप और आप लोग दोनों ही सेंस में इंग्लिश में यू ही लिखा जाता है, इसीलिए ऑल प्लूरल और प्रेजेंट
जैसे हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, इसमें आर मैन वर्ब बन जाएगा। इसीलिए क्या किया जाए, आर का प्रयोग करना होगा। दूसरा वर्ब भी जोड़ना है तो उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे वी आर वेटिंग, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब है चौथा रूप, टू बी का चौथा रूप जो है वाज। वाज का शाब्दिक अर्थ होता है था। ये सिंगुलर के साथ होता है और सिर्फ पास्ट टेंस में ही इसका प्रयोग होता है। किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वाज वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अब टेंस का जहां तक सवाल है, इसमें आई वाज और वर्ब में जब आईएनजी जोड़ दिए, ये बन गया पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। अब हम लोग देखेंगे वेर। बच्चों, वेर शब्द का अर्थ होता है थे। अब पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि वेर का जब अर्थ होता है थे, ये जरूर प्लूरल है और पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करना होगा तो वेयर लिखेंगे, और वेयर के बाद अगर नाउन या दूसरा ऑब्जेक्ट दिया जाए तो ये मैन वर्ब बन जाएगा। इसीलिए वेयर के बाद एक प्रिंसिपल वर्ब देना पड़ेगा जिसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे वी वेर वेटिंग फॉर यू। हम लोग आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यू वेर स्पॉइलिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे थे। जो रूप है टू बी का, वेर एक रूप है। देखा जाए तो वेर का प्रयोग करके अगर इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाते हैं सेंटेंस, तो मैन वर्ब जोड़ना पड़ेगा, और मैन वर्ब जोड़ने से उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, आईएनजी बिना जोड़े हुए भी वेर का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उस समय ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे आई मेड 3 कप्स, मैंने 3 प्याले बनाया। इसका जब पैसिव वॉइस हम करेंगे तो वेयर का ही प्रयोग होगा। 3 कप्स वेर मेड बाय मी। तो बच्चों, आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने वॉइस चैप्टर में बताया था कि आई मेड 3 कप्स। आई सब्जेक्ट है, मेड पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट, और 3 कप्स प्लूरल नंबर है। जब इसे हम 3 कप्स ऑब्जेक्ट को पहले लिखे
तो मेड पास्ट टेंस है, इसको वेयर मेड लिखना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि वेयर के बाद सिर्फ आईएनजी ही जोड़ना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। V3 भी हो सकता है, लेकिन तब ये एक्टिव वॉइस नहीं रहेगा, वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब बच्चों, वेयर का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं हो सकता है? प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। और प्लूरल नंबर में ही इसका क्यों यूज होगा? ये सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है। ऐसा नेस्फील्ड इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है। कब? जब वाक्य में एज इफ या एज दो, एज इफ और एज दो दोनों ही मुहावरे हैं। इनका अर्थ होता है मानो, यानी मान लीजिए कि, या विश शब्द का प्रयोग हो। जब वाक्य में एज इफ, एज दो या विश का प्रयोग हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। जैसे मैं आशा करता हूं मेरे दादाजी आज ही जिंदा होते। आई विश माय ग्रैंडफादर वेर एलाइव टुडे। एलाइव यानी जीवित, इसका ऑपोजिट डेड। मैं आशा करता हूं, आई विश माय ग्रैंडफादर वेर एलाइव टुडे, मेरे दादाजी आज जिंदा होते। या एज इफ, एज दो, दोनों में से दोनों का सेम अर्थ होता है मानो, मान लीजिए वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा व्यवहार करता है मानो वो मेरा बॉस है। ही बिहेव्स as if he were my boss. He behaves, वो ऐसा आचरण करता है मानो as if he were my boss,